नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम उदय सिंह था, जो अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने महल में रहते थे। वह अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे और उनकी तीनों बेटियां भी उनसे उतना ही प्यार करती थीं। राजा की तीनों बेटियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। बड़ी बेटी यशोधरा बहुत तेज थी और पूरे महल का हिसाब किताब रखती थी। यशोधरा के नाम से सभी कांपते थे। राजा की दूसरी बेटी रत्नलेखा बहुत सुंदर थी और सजने संवरने की बहुत शौकीन थी। राजा की सबसे छोटी बेटी का नाम चित्रलेखा था। वह बहुत सीधी सादी थी और हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन चित्रलेखा का एक पैर खराब था। एक दिन राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। राजा ने बोला, मेरी प्यारी बेटियों, मैं तुम सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। बेटियां बोली, बताओ बाबा, क्या बात है? राजा बोला, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मुझमें इस राज्य को संभालने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा अब तुम तीनों भी बड़ी और समझदार हो गई हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम तीनों का विवाह करूं। इसलिए मैंने कुछ दिनों बाद तुम तीनों के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। इसके बाद तीनों बेटियां मान गई। स्वयंवर में देश के अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े राजकुमार हिस्सा लेते हैं। तीनों राजकुमारियां शपथ लेती हैं और स्वयंवर में पहुंचती हैं। राजा बताता है कि ये मेरी सबसे बड़ी बेटी और महल की सबसे बड़ी राजकुमारी है। बड़ी राजकुमारी यशोधरा को राजा ने कहा, बेटी यशोधरा, आगे बढ़ो और अपना राजकुमार चुनो। राजकुमारी बोली, हाँ बाबा, यशोधरा अपने लिए एक बहुत ही बलवान और बहुत बड़े राज्य का राजकुमार चुनती है। उसके बाद राजकुमारी रत्नलेखा देश के सबसे सुंदर राजकुमार को चुनती है और अंत में राजकुमारी चित्रलेखा की बारी तब आती है जब राजा अपनी सबसे छोटी राजकुमारी चित्रलेखा अपना राजकुमार चुनने का मौका देते हैं तो वह सोच में पड़ जाती है। वह एक एक करके सभी राजकुमारों के पास जाती है, लेकिन उसका एक पैर देखकर सभी राजकुमार सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। राजकुमारी चित्रलेखा समझ जाती है कि उससे कोई भी विवाह नहीं करना चाहता। वह वरमाला लेकर वापस आ जाती है। राजा कहते हैं, उदास मत हो बेटी, तुम्हारे लिए कोई खास राजकुमार जरूर आएगा। चित्रलेखा कहती हैं, मैं उदास नहीं हूं बाबा, मैं अपनी दोनों बहनों के लिए बहुत खुश हूं। एक दिन राजकुमारी चित्रलेखा हमेशा की तरह टहलने के लिए बाहर जाती है और वहां उसकी मुलाकात एक चरवाहे से होती है जो एक घायल खरगोश को पानी पिला रहा होता है। चित्रलेखा कहती हैं, अरे इस खरगोश को बहुत ज्यादा संक्रमण हो गया है। चरवाहा बोला, हाँ पता नहीं इसे संक्रमण कैसे हुआ। अच्छा, तुम कौन हो और इस तरह यहां जंगल में क्यों घूम रही हो? चित्रलेखा कहती है, मेरा नाम चित्रलेखा है। चरवाहा बोला, अच्छा, मेरा नाम वीर सिंह है और मैं एक चरवाहा हूं। वीर सिंह और चित्रलेखा में बहुत सारी बातें होती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों को समय का पता भी नहीं चलता। चित्रलेखा कहती है, मुझे महल जाना था, कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। वीर सिंह बोला, अच्छा ठीक है, पर तुमसे मिलते रहना, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। अलविदा कहकर वो वापस महल में लौट आती है और वहां आकर देखती है कि उसकी दोनों बहनें उसके बाबा के पास खड़ी हैं और उसके बाबा बिस्तर पर बीमार लेटे हैं। चित्रलेखा कहती है, बाबा तुम्हें क्या हो गया? राजा बोला, अब मेरे पास समय नहीं बचा बेटी, मैं अब और नहीं जी पाऊंगा, देख लेना। मेरी अंतिम इच्छा है कि काश मैं तुम्हें शादी के जोड़े में देख पाता। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो मेरी बेटी। चित्रलेखा कहती हैं, पर बाबा कौन सा राजकुमार मुझसे शादी करेगा? यशोधरा बोली, तुम जानती हो कि कोई राजकुमार तुमसे शादी नहीं करेगा, पर कम से कम कोई साधारण इंसान तो करेगा। अभी तो हमें बाबा की अंतिम इच्छा पूरी करनी है, तुम्हें सोचना है कि क्या पूरा करना है, अब सब तुम्हारे ऊपर है। चित्रलेखा सोच में पड़ जाती है, उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आता। अगले दिन वो उसी नदी के किनारे उदास बैठी होती है। तभी अचानक वही चरवाहा फिर वहां आ जाता है। चरवाहा बोला, अरे तुम यहां कैसे आई? अच्छा हुआ मैं तुम्हें मिल गया, पर तुम चिंता क्यों कर रही हो? चित्रलेखा बोली, बाबा बहुत बीमार हैं, वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और उनकी इच्छा है कि मरने से पहले वो मेरी शादी देखना चाहते हैं। चरवाहा वीर सिंह बोला, अरे ये तो समस्या है। चित्रलेखा बोली, हाँ, और वो भी बहुत बड़ी समस्या। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि उनकी अंतिम इच्छा कैसे पूरी करूं। कौन मुझसे शादी करेगा? वीर सिंह बोला, कौन तुमसे शादी नहीं करेगा? कोई पागल ही तुम्हें मना करेगा। चित्रलेखा कहती है, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? चरवाहा वीर सिंह कहता है, तुम तो राजकुमारी हो और मैं तो एक साधारण चरवाहा हूं, तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? चित्रलेखा कहती है, हाँ, और मेरा पैर भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम भी मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। तुम शादी क्यों करोगे? वीर सिंह कहता है, यह सच नहीं है। सच कहूं तो मुझे तुम पहली नजर में पसंद आ गई थी और मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। चित्रलेखा कहती है, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे पास बस महल नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन इस वजह से तुम साधारण नहीं हो सकते। वीर सिंह कहता है,
लेकिन क्या तुम मेरे साथ रह पाओगी? क्या तुम मेरी तरह एक छोटी सी झोपड़ी में रह पाओगे? चित्रलेखा कहती है, हाँ मैं रहूंगी। चित्रलेखा बिना किसी को बताए उस चरवाहे से शादी कर लेती है और उसे महल में ले आती है। राजकुमारी के साथ विनम्र चरवाहे को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। दोनों बहनें भी चरवाहे और चित्रलेखा को देखती हैं, रुक जाती हैं। राजा कहते हैं, ये सब क्या है? बेटी चित्रलेखा कहती है, बाबा मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर दी। राजा कहते हैं, लेकिन बेटी वो कोई राजकुमार नहीं है। चित्रलेखा कहती है, बाबा तुम ये मत सोचो कि वो कौन है, बस ये सोचो कि मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। वीर सिंह राजा से कहता है, महाराज मैं आपकी बेटी को कोई दुख नहीं होने दूंगा। राजा कुछ कह पाते इससे पहले ही उनकी सांसें फूलने लगती हैं। अंतिम समय में वो बस अपनी बेटी चित्रलेखा को देख रहे होते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। उनके मरते ही महल में मातम छा जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद राजा की बड़ी बेटी यशोधरा वापस अपने ससुराल चली जाती है। रत्नलेखा का पति कहता है, अब तुम दोनों यहां कब तक रहोगे? जाओ अपने ससुराल, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और मैं चुपचाप तुम्हारा ये महल देख लूंगा। चित्रलेखा और चरवाहा वहां से चले जाते हैं। चरवाहा चित्रलेखा को अपने घर ले आता है। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें कुछ बर्तन और जमीन पर बिछी एक खाट है। चरवाहा वीर सिंह चित्रलेखा से कहता है, मेरे पास बस इतना ही है। राजकुमारी जी, चित्रलेखा कहती है, मैं अब राजकुमारी नहीं रही, मैं आपकी पत्नी और एक साधारण इंसान हूं। चित्रलेखा का जीवन बहुत साधारण हो जाता है। वो महल की राजकुमारी नहीं बल्कि एक गरीब राजकुमारी बनी हुई है। वो सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करती है, भैंस का दूध दुहना और फिर खाना बनाना। बेचारी चित्रलेखा अपना पूरा दिन ये सब काम करते हुए बिता देती है। शाम को वो अपने पति के पास जाती है। वो चरवाहा वीर सिंह के साथ बैठकर थोड़ा सा खाना खाती है और थक कर सो जाती है। चित्रलेखा के जीवन में कोई भी सुख सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक खुशहाल जीवन जी रही है क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। इधर रत्नलेखा और उसका पति राजा के पूरे महल में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद रत्नलेखा के पति की नीयत भी खराब हो जाती है। रत्नलेखा अपने पति से कहती है कि इस राज्य को लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है, ये मेरे बाबा का है और उसी हिसाब से ये मेरा है, मैं इसे अपने हिसाब से चलाऊंगी। रत्नलेखा का पति कहता है, इसे सिर्फ एक मर्द ही चला सकता है, कोई औरत नहीं, और वो सिर्फ मैं हूं। मैं तुम्हारा पति हूं, मेरा सब कुछ पर नियंत्रण है। और वह पूरे राज्य पर कब्जा कर लेता है और अब रत्नलेखा उसकी दासी बनकर रह जाती है। एक दिन रत्नलेखा रोते हुए यशोधरा के पास जाती है और कहती है कि मेरे पति की नीयत खराब हो गई है और उन्होंने महल और राज्य पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया है। हमारे बाबा का महल जो हमारे बचपन की निशानी है, कृपया उसे बचा लो। लेकिन यशोधरा और उसका पति अपनी जिंदगी में इतने खुश हैं कि उन्हें किसी बात की परवाह नहीं है और वो मना कर देते हैं और कहते हैं, हमारा अपना महल है और एक बड़ा राज्य है और हमें किसी राज्य और महल की जरूरत नहीं है। उसके बाद रत्नलेखा अपनी छोटी बहन चित्रलेखा के पास जाती है। जब वह उसको सारी बात बताती है तो चित्रलेखा बहुत दुखी हो जाती है और कहती हैं, हम बाबा के राज्य और महल को ऐसे गलत हाथों में नहीं जाने दे सकते, ये बहुत गलत है। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, वो ये कि क्या हम दोनों पतियों में से कोई एक ही इस महल को संभाल सकता है। यशोधरा तो अपना जीवन बिता लेगी और उसके पति ने महल और राज्य को संभालने से मना कर दिया है। अब ये राज्य तुम्हारे पति को ही संभालना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मोहिनी सोच में पड़ जाती है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वो अपने पति को सारी बात समझाती है, लेकिन उसके पति को महल और राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। चरवाहा चित्रलेखा से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि क्या तुम यहां मेरे साथ सादा जीवन जी सकोगी। चित्रलेखा कहती है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे यहां कोई दिक्कत है, लेकिन वो कोई महल नहीं है बल्कि वो हमारा घर है जहां हमने अपना बचपन बिताया है। इसे ऐसे गलत हाथों में मत पड़ने दो। चित्रलेखा का पति भावुक हो जाता है और अगले ही दिन महल में एक चरवाहे को देखकर रत्नलेखा का पति अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देता है। लेकिन जैसे ही सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी मुट्ठी खोल देता है। वहां एक सिक्का होता है जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सभी सैनिक उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के महाराज, कृपया हमें क्षमा करें। रत्नलेखा का पति कहता है, चित्तौड़गढ़ के महाराज, आपने कहा था कि आपकी बहन ने एक साधारण चरवाहे से विवाह किया था। वह विवाहित है, लेकिन वह सबसे बड़े राज्य चित्तौड़गढ़ के राजा का पुत्र है। यह सुनकर चित्रलेखा और रत्नलेखा दंग रह जाते हैं। ये सभी लोग क्या कह रहे हैं? वीर सिंह कहता है, हाँ मैं चित्तौड़गढ़ का राजकुमार हूं और मैंने बहुत पहले ही वह महल छोड़ दिया था क्योंकि मेरा छोटा भाई था, मुझे उस जगह का राजा बनना था। वीर सिंह रत्नलेखा के पति से कहता,
कि लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अब उस जगह का राजकुमार नहीं। अब अगर तुम अभी ये राज्य और महल छोड़कर नहीं गए तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। और हाँ, तुम्हारी पत्नी को कभी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और तब रत्नलेखा का पति कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। रत्नलेखा का पति उसको लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद राजकुमार वीर सिंह और चित्रलेखा अपने महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं और राज्य को अच्छे से संभालने लगते हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। कल फिर एक नई कहानी लेकर मिलते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।